मूर्ख की लुगाई लगे बूढ़ों की भौजाई। इस कहानी को जरूर सुन लेना, बहुत काम देगी। पुराने जमाने में एक मकईपुर गांव था जहां लोडा नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके पिता नहीं थे, कोई भाई नहीं था, कोई बहन नहीं थी। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था। घर में कोई कमाने वाला नहीं था, उसकी माँ ही थी। जो कुछ कमाती वही कमाती। ऐसा नहीं था कि उसके पास जगह जमीन खेती बाड़ी नहीं थी। उसके पास काफी जगह जमीन थी, घर भी ठीक ठाक था, बाग बगीचे भी थे, परंतु कोई खेती बाड़ी करने वाला नहीं था। कारण था कि लोडा के पिता लोडा के बचपन में ही गुजर गए थे। माँ के कंधे पर बेटे की जिम्मेदारी थी। माँ ने जैसे तैसे लोडा को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, मगर वह मंद बुद्धि निकल गया था। माँ के कहे कोई भी काम नहीं करता, जो कुछ करता उल्टा पुल्टा कर देता। उससे फायदे के बदले नुकसान हो जाता। बूढ़ी माँ बहुत चिंता में पड़ गई थी कि इसका तो विवाह भी नहीं हो पाएगा, मेरा तो कुल ही नष्ट हो जाएगा। मेरे पास बहुत जगह जमीन, बहुत बड़ा बगीचा, यह सब गांव का चौधरी हड़प लेगा। गांव का चौधरी तेलू बाबा बहुत बदमाश आदमी था। वह गांव का स्थायी सरपंच भी था। तेलू बाबा कोई बहुत बूढ़ा आदमी नहीं था, वह सिर्फ 50 वर्ष का था। बाबा उसकी खानदानी पदवी थी। उसके घर जन्म लेने वाले बच्चे के नाम के बाद अपने आप बाबा लग जाता था। तेलू की नजर बुढ़िया की जगह जमीन पर लग गई थी। उसने सोच लिया था कि किसी भी हाल में लोडा का विवाह नहीं होने देना है। उसे डर था कि समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं जो बेटी का विवाह करते वक्त लड़के पर विशेष ध्यान नहीं देते कि चतुर है या मंदबुद्धि, चंचल है या आलसी, मांसाहारी है या शाकाहारी, नशेड़ी है या बिना नशे वाला। वह तो बस यही ध्यान देते हैं कि लड़के का घर कितना बड़ा है, जगह जमीन कितनी है, बाग बगीचा है या नहीं, पशुधन है या नहीं, परिवार में इकलौता तो है ना, अकेला होने से बेटी डायरेक्ट मालकिन बन जाएगी। वैसे भी समाज में विवाहित लड़के की हालत उस बेवकूफ शेख की तरह हो जाती है जो अपने नौकर की नौकरी करना स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है और नौकर शेख बनकर बैठ जाता है। यही सब बात तेलू बाबा सोचता। बुढ़िया भी जानती थी कि मेरे बेटे के विवाह के मार्ग का कांटा तेलू बाबा है। वह कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बेटे का विवाह हो। किसी भले चंगे के विवाह में भी बाधा बनना तेलुआ की खानदानी पेशा है। उसके बाप दादा भी तो यही करते आए हैं। बुढ़िया ने सोचा कि मेरे बेटे का विवाह सिर्फ एक आदमी करा सकता है और वह है नथुनी। नाव नथुनी की माँ मेरे गांव की थी और मेरी प्रिय सहेली थी। मेरे साथ ही वह इसी गांव में ब्याही गई थी, मगर नथुनी के जन्म देने के बाद ही भगवान को प्यारी हो गई थी। नथुनी मुझे माँ की तरह ही मानता है। जब मिलता है मौसी कहना नहीं भूलता, बहुत अपनेपन से मौसी कहता है। बचपन में भी जब कभी उदास होता था तो मेरे पास ही आ जाता था। कई कई दिन तक मेरे घर में ही रह लेता था। अब बड़ा हो गया है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी आ गई है तो कम ही आता है, मगर मुझे भुला नहीं है। बुढ़िया ने एक दिन नथुनी को बुलवाया और बोली, बेटा तुम अपनी मौसी को तो भूल ही गए हो, भूले से भी इधर नहीं आते। तुम्हारा भूलना भी ठीक ही है, मौसी को कौन भूलता है। नथुनी बोला, मौसी तुम यह क्या कह रही हो, मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ। अरे क्या करूं, घर में तुम्हारी बहू है जो चैन से बैठने नहीं देती। मेरे दिन तो नून तेल लकड़ी जुटाने में ही गुजर जाते हैं। अब वह बचपन के दिन कहाँ रहे। भूल गया राग रंग, भूल गई चौकरी, तीन चीज नहीं भूला, नून तेल लकड़ी। मगर मौसी तुम मेरे ख्यालों में हमेशा रहती हो, तेरे सिवा दूसरा कौन है मेरा जो माँ की तरह प्यार दे सके। अब बताओ कि मुझे याद क्यों किया। तब बुढ़िया ने बताया कि बेटा तू तो जानता है कि लोडा सचमुच लोढ़ा है। मेरे पास इतनी सारी जगह जमीन होते हुए भी उसका विवाह नहीं होने वाला। कोई विवाह के लिए गलती से आ भी गया तो तेलू मेरे घर की तरफ नजर गड़ाए रहता है। उससे भी बढ़ चढ़कर उसका चमचा झिंगुर है जो घूम घूम कर दिन में पूरे गांव की खबर ले लेता है। किसी का बुरा होता है तो दोनों खुश हो लेते हैं, खाते वक्त दो को ज्यादा खा लेते हैं, मगर किसी का भला हो रहा होता है तो इनकी तो नानी मर जाती है। उस दिन को उनके गले से नीचे नहीं उतरता। अब तुम ही एक सहारा हो, तुम सबसे चतुर चालाक भी हो, तुम कई गांवों में आते जाते रहते हो, घर के अंदर तक पहुंच है तुम्हारी, तुम चाहो तो लोड़ा क्या ओखल मूसली के भी विवाह करा सकते हो। नथुनी बोला, मौसी लोड़ा का विवाह कोई आसान काम नहीं है, मगर तुम मेरी मौसी हो तो इसके लिए मुझे जी जान से लगना पड़ेगा। एक दो हफ्ते के लिए घर में भोजन सामग्री जुटा लेता हूँ तो काम में लग जाता हूँ। बुढ़िया बोली, बेटा तुम्हें मैं खुद ही 1 महीने का भोजन का बंदोबस्त कर देती हूँ। मेरे पास चांदी के पुराने सिक्के हैं, 30 सिक्के अभी दे देती हूँ, विवाह के बाद इतना दे दूंगी कि तू जिंदगी भर मौसी को याद रखेगा।
नथुनी अपने घर लौट गया तथा गोपनीय तरीके से लोड़ा के विवाह के लिए लग गया। उसका परिचय बहुत दूर गांवों तक था। एक था चिरप, जहां एक वृद्ध दंपति अपनी एक विधवा पुत्री के साथ रहा करते थे। उनकी पुत्री गौना होने से पहले विधवा हो गई थी। अब विधवा से दूसरा कौन विवाह करे। पुराने जमाने में विधवा का जीवन नर्क के समान हो जाता था। वह किसी भी खुशी में शरीक नहीं हो सकती थी, पर्व त्योहार नहीं मना सकती थी, वह खुलकर हंस भी नहीं सकती थी। उससे घर के काम तो लोग हार तोड़ करा लेते, मगर उसके बाद ताने देना नहीं भूलते कि पति को खा गई है। नथुनी उस लड़की को जानता था कि वह सुंदर होने के साथ बहुत चतुर थी, मगर किस्मत ने इसके साथ बहुत क्रूर खेल खेला है। तो हम भी ठान लेते हैं कि इसकी किस्मत बदल कर रहेंगे। हम इसका विवाह लोड़ा से करा देते हैं। मौसी से नहीं बताएंगे कि लड़की विधवा है, वरना वह तैयार ही नहीं होगी। अब समस्या है लड़की के माता पिता को तैयार करना। वह भी समाज के दबाव में विधवा बेटी का विवाह नहीं करना चाहेंगे। हमारा समाज स्त्रियों के प्रति कितना क्रूर है। जब विवाह करना हो तो उसकी जात देखता है, गोत्र देखता है, उसका खानदान देखता है, लड़की का चरित्र देखता है, कैसी है, कहीं विधवा विग्रह तो नहीं है। मगर जब कहीं कोई स्त्री अकेली मिल जाती है तो पुरुष उससे ज्यादती करने से नहीं चुकता। उस वक्त नहीं पूछता तुम्हारी जात क्या है, तुम कहीं विधवा तो नहीं। यह सब बातें सोचकर नथुनी की आंख भर आई। उसे लगा वह विधवा लड़की और कोई नहीं, उसकी संगी बहन है। हम उसे किसी भी हाल में दुखी नहीं देख सकते। अगर लोड़ा से विवाह करा देते हैं तो रानी की तरह राज करेगी। मौसी की 100 बीघा जमीन और 10 बीघा में बागीचा कम नहीं होते हैं, और एक दुखियारी लड़की का विवाह करा देना एक यज्ञ कराने से कम नहीं होता। नथुनी पहुंच गया लड़की के माँ बाप के पास और लड़की के विवाह का प्रस्ताव रखा कि मैं इस लड़की का विवाह अच्छे घर में करा देता हूँ। यह सुन माँ बाप पहले तो बहुत खुश हुए, परंतु अगले ही पल उदास हो गए। बोले, बेटा यह नहीं हो सकता, तुम जानते नहीं लड़की विधवा है, इसका पुनर्विवाह नहीं हो सकता। अगर हमने लड़की का विवाह कर दिया तो मुझे गांव के लोग जीने नहीं देंगे। नथुनी कोई मूर्ख नहीं था, वह सब नियम कानून जानता था। वह बूढ़े से बोला, काका आप बिल्कुल भोले हो। अरे समाज के डर से बेटी का गला घोंट दोगे। मैं तुम्हें कहा कर रहा हूँ कि ढोल नगारा बजाकर बेटी का विवाह करो। तुम चुपचाप बेटी को विदा कर देना, और कोई लड़की के विषय में पूछे तो बोल देना जिसकी बहू थी वह ले गए। मैं दूसरे की बहू को अपने पास कैसे रख सकता था। 1-2 दिन ही कोई पूछेगा। सभी को पता है कि वी बहू को भी यदि उसके सास ससुर चाहे तो अपने पास अपनी सेवा के लिए रख सकते हैं। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें अपनी बेटी के भलाई के लिए एक छोटा सा झूठ बोलना ही पड़ेगा। लड़की के माता पिता को भी लगा कि नथुनी ठीक कह रहा है। हम आखिर कितना दिन बेटी को इस तरह साथ रख सकते हैं। कल को नहीं रहे तो बेटी का क्या होगा। हम जीते जी ही बेटी का उद्धार कर देते हैं। वह नथुनी से बोले, बेटा हम तैयार हैं, परंतु तुम भी बहुत गोपनीय ढंग से इसका विवाह कराना, किसी को कानों कान खबर ना लगे। नथुनी बोला, काका तुम चिंता मत करो, सब बातें मुझ पर छोड़ दो। अरे आपकी बेटी भी मेरी कुछ लगती है, यह मेरी छोटी बहन है। मैं भला बहन को संकट में कैसे डाल सकता हूँ। बूढ़ा बूढ़ी से इजाजत ले नथुनी मौसी के पास लौट आया और बताया कि मौसी हमने लोड़ा के लिए लड़की देख आया हूँ, तुम विवाह के लिए तैयार हो जाओ। बुढ़िया को तो खुशी का ठिकाना ना रहा। बोली, बेटा नथुनी तुम एक काम कर दे, बेटे के विवाह के लिए ढोल नगारा वाले को तय कर। शुभ काम में मंगल गीत और वादे तो बजने ही चाहिए। नथुनी बोला, मौसी तू इतना खुश मत हो, तू नहीं जानती लोड़ा का विवाह आसान नहीं है। तेलू और झिंगरगू जान गए तो लोड़ा का विवाह कभी नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हारे लिए बहू ला दूंगा, तुम फिर अपने घर में रोज मंगल करती रहना, तुम्हें कौन रोक पाएगा। बहू एक बार लोड़ा की पत्नी बन गई तो बन गई, कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। परंतु विवाह से पहले मैं जो कहता हूँ उसी तरह कर। बुढ़िया बोली, बेटा तू चतुर चालाक है, जैसा उचित समझ वही कर। नथुनी बोला, मौसी लोड़ा ही बहू को लाने हमारे साथ जाएगा, मगर ध्यान रहे यह वहाँ भी लोड़ा गिरी ना दिखा दे। उल्टा सीधा कुछ कर दिया तो फिर विवाह से वंचित रह जाएगा। वहाँ इसे मौन रहना है, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। नथुनी दूसरे दिन ही लोड़ा को लेकर चल पड़ा। नथुनी ने समझाया कि तुम अपना गधे जैसा मुंह बंद रखना, जरा सी बात पर हेको मत करने लगना, वरना तुम्हें पत्नी तो मिलेगी नहीं, ऊपर से जूते पड़ जाएंगे। लोड़ा उतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं था, बस मुंडी था, जो मन में आ जाए वही करता था, किसी की कुछ नहीं सुनता था। मगर जब विवाह की बात थी तो उसके समझ में आ गया था कि जरा सी गलती उसे कुंवारा रख सकती है। शादी का लड्डू कौन नहीं खाना चाहता, तो वह नथुनी की बात एक वफादार नौकर की तरह मान रहा था।
दोनों पहुंच गए उस लड़की के घर। जब पहुंचे तो काफी रात हो चुकी थी। लड़की और उसके माता पिता ने पहले से अच्छा भोजन बनाकर तैयार रखे थे। पहुंचते ही खूब सेवा सत्कार किया। उन्हें लड़के के विषय में जानने की ज्यादा जरूरत नहीं थी कि तेज है या मंद बुद्धि। उन्हें तो बेटी के लिए एक अच्छा आश्रय चाहिए था, सो मिल भी गया था। दूसरे दिन भोर में ही लड़की विदा कराकर गांव आ गए। सुंदर सी बहू देख बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने तुरंत अपने घर में छिपाकर रखे सोने चांदी के गहनों से बहू को लाद दिया। बुढ़िया ने नथुनी को 5 बीघा जमीन उपहार में दे दिया, जो ठीक नथुनी के घर के सामने ही था। नथुनी भी बहुत खुश हुआ। उसे तो जिंदगी भर के लिए बहुत बड़ा सहारा मिल गया। इतना बड़ा मदद तो सिर्फ मौसी ही कर सकती है। नथुनी जाते जाते बहू से बोला, बहू जब कोई जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना। नथुनी नाई चला गया। उधर बुढ़िया ने बेटे का विवाह पंडित बुलवाकर घर में ही संपन्न करा दिया। उधर जब तेलू बाबा को पता चला कि लोड़ा का विवाह रातों रात हो गया है तो उसके कलेजे पर सांप लौट गया। कहा वह बुढ़िया की जगह जमीन बाग बगीचे हड़पना चाहा था। कहा अब उसे 1 बीघा जमीन भी हाथ नहीं आने वाली। वह अपने चेला झिंगूर को बुलवाया कि ससुरे कहाँ मर जाते हो, गांव में अनर्थ हो गया। मूर्ख और पागल भी चतुर बहू लेकर गांव में आने लगे हैं। इस तरह होता रहा तो कल हमारे बेटे बेटियों को तो कोई पूछेगा भी नहीं। झिंगुर बोला, सरकार चिंता काहे को करते हो, आपके तो 10 उंगली घी में है। अरे मूर्ख की स्त्री तो सारे गांव की भौजाई होती है और आप तो ऐसे भी चतुर चालाक हो। मिट्टी का घड़ा कितने दिन पानी से बैर करेगा। घड़ा और पानी का रिश्ता ही चोली दामन का है। आप जैसे चाहोगे वैसे लोड़ा की लुगाई को बस में कर लोगे। तेलू बोला, अरे मूर्ख, किसी को बस में करना इतना आसान नहीं होता। उसकी कमजोरी जाननी पड़ती है। उसी कमजोरी के सहारे आदमी अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तुम पता करो कि वह कहाँ की है, किस प्रकार उसकी रातों रात शादी हुई है। सच जब तक पता नहीं चल जाता हम उसके तरफ हाथ नहीं बढ़ा सकते। झिंगूर बोला, चौधरी तुम इसकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं 1-2 हफ्तों में खबर लेता हूँ। उधर बुढ़िया को चिंता खाई जा रही थी कि आज नहीं तो कल पानी लाने बहू को तेलू के कुएं पर जाना पड़ेगा। गांव में बस एक ही कुंवा है। मेरी तो हैसियत भी थी कुंवा खुदवा लेने की, मगर मैंने गलती कर दी है। अब कुंवा खुदवाने का काम भी लगाती हूँ तो 1 महीने से ज्यादा लग जाएंगे। बुढ़िया ने सोच लिया कि पानी तो मैं ही कुएं से लाऊंगी, बहू को घर से निकलने ही नहीं दूंगी। उधर कुंवा खुदवाने में काम लगा देती हूँ। जब कुंवा तैयार हो जाएगा तो बहू अपने कुएं से पानी भर लिया करेगी। जब सास घड़ा उठाकर पानी लाने चली तो बहू ने रोक लिया। नहीं माँ जी, मेरे रहते आप पानी लाने कैसे जाओगी, पानी तो मैं ही लाऊंगी। सास बोली, नहीं बहू, तुम 1 माह तक पानी लाने नहीं जाओगी, तब तक तो कुंवा भी खुद जाएगा। बहू बोली, माँ जी आप चिंता मत करो, मुझे पानी लाने दो। आप इसीलिए डर रही हो कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, तो मेरा कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैं हर परिस्थिति से निपट सकती हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। वह घड़ा उठाई और पानी को चली गई। कुएं पर पहले से चौधरी आंख गड़ाए बैठा था। वह उसे देखते ही बोला, आओ भाभी आओ, तुम्हारा स्वागत है हमारे कुएं पर। कहो तो पानी में खुद खींचकर भर देता हूँ। बहू घूंघट में थी, उससे कुछ नहीं बोली, मगर घूंघट में से ही देख ली थी कि यह आदमी मेरे पिता के उम्र के बराबर है। उसकी भाभी तो मैं कहीं से भी नहीं लग सकती। स्पष्ट है कि बदमाश है माँ जी, इसीलिए मुझे पानी लाने से मना कर रही थी। परंतु कितना दिन छिपकर घर में बैठी रहूंगी, ऐसे बदमाशों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वह वहाँ कुछ नहीं बोली, चुपचाप घर लौट आई। उसने यह बात सासू माँ से भी नहीं बताया, मगर उसके अंदर एक चिंगारी सुलग चुकी थी। वह अंदर ही अंदर जल रही थी। उधर झिंगूर यह पता लगाने के फिराक में था कि कैसे भी पता चल जाए कि स्त्री कहाँ की है और कैसे यहाँ तक पहुँच गई है। उसके विवाह में मध्यस्थता किसने किया है, उसकी शंका की सुई नथुनी पर भी थी कि नाई है, शायद वही कोई जुगाड़ लगाया है। नथुनी से पूछा कि क्या तुम लोड़ा के विवाह के विषय में कुछ जानते हो, तो चतुर नाई बोला, नहीं मालिक, मुझे तो इस बारे में कोई खबर भी नहीं है। मुझे तो आपके मुख से पता चला है। उधर 3 दिन बाद ही झिंगुर पता लगाकर आ गया कि यह लड़की एक विधवा है, मगर इसका विवाह का राज खुद उसकी सास को भी पता नहीं है। बस क्या था, झिंगुर और तेलू को उससे ब्लैकमेल करने का बहुत सुनहरा मौका मिल गया, मगर अकेले में मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। मगर एक दिन मौका मिल ही गया। वह रोज तो कई पड़ोस की स्त्रियों के साथ आती जाती थी, परंतु आज वह तालाब से स्नान करके अकेले लौट रही थी। अब तेलू के लिए ऐसा सुनहरा मौका नहीं मिलने वाला था। वह तुरंत उसके पास गया और बोला, कहो भाभी कैसी हो। बहू भी उसी की भाषा में जवाब दी कि ठीक हूँ देवर जी, आप अपना कहिए।
इतना सुन तेलू का रोम रोम हिल गया। उसे लगा मैं झूठे घबरा रहा था, यह तो बिल्कुल मेरे अनुकूल है। तो वह बोला, भाभी तुम 100 चूहे खाकर हज को चली हो। बहू बोली, आपके बात का क्या मतलब? तेलू बोला, तुम खुद जानती हो कि एक विधवा हो और यह बात तुम्हारी सास नहीं जानती। बेचारी काकी धार्मिक प्रवृत्ति की है, जान गई तो चूल पकड़कर घर से बाहर कर देगी। बहू डर गई कि सचमुच मैं मुश्किल में फंस सकती हूँ। तो वह बोली, तुम असली जगह पर आओ, बोलो मुझसे क्या चाहते हो? तेलू बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस कभी कभार मेरी भी सेवा कर दिया करो। बहू बोली, बस इतनी सी बात? अरे आज रात में ही सेवा कर देती हूँ, तुम आधी रात में मेरे गौशाला में आ जाना। हाँ, इस बात की खबर किसी से मत करना वरना मेरी बदनामी हो जाएगी। तेलू इतना खुश हुआ कि उतना खुशी उसे अपनी नई नवेली पत्नी के आने पर भी नहीं हुई थी। जमाने गुजर गए मगर ऐसे बोल उसे कभी सुनने को नहीं मिले थे। उसे तो अब एक एक पल बिताना एक एक वर्ष के बराबर लग रहा था। बड़ी मुश्किल से दिन बिताया। उधर बहू उसे आसरा दे तो दी मगर उससे किस तरह निपटना है उस पर विचार करने लगी। वह गौशाला में एक घड़ा ईंट पत्थर भरकर रस्सी से बांधकर लटका आई, मगर रस्सी का छोर बाहर एक खूंटे से बांध दी। रात में ठीक उसके नीचे चारपाई बिछा दी। आधी रात में वह तेलू के आने का इंतजार बेसब्री से करने लगी। आधी रात में पैर दबाता हुआ तेलू आया तो उससे पहले ही बोली, देवर जी आप तो हद करते हो, इंतजार की भी कोई सीमा होती है। मेरी तो आंख पथरा गई थी, जल्दी यहाँ चारपाई पर बैठो, मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। गलती से दरवाजा बंद करना भूल गई हूँ, माँ जी आ गई तो गजब हो जाएगा। तेलू बोला, अरे नहीं, जल्दी से बंद करके आओ। बहू बाहर निकली और खूंटे से रस्सी खोल दी। घड़ा ऊपर से सीधे तेलू के सिर पर आ गिरा और उसकी खोपड़ी लहूलुहान हो गई। किसी तरह गिरता पड़ता भागा। उसे यह भी खबर नहीं हुई कि यह कार्य स्त्री ने किया है। उसे लगा कि लोडा ने हमला कर दिया है, भागकर घर में छुप गया। मगर जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुई तो चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, मुझे चोर मार रहे हैं। लोग दौड़कर आए, पत्नी भी दौड़कर आई, मगर वहां का माहौल चोरी जैसा कुछ भी नहीं था। चोर आएगा तो सामान चुराएगा, चौधरी को मारेगा क्यों? जरूर चौधरी कहीं बदमाशी किया है और पीट कर आ गया है। पत्नी से कभी पति के राज नहीं छुपते। वह जानती थी कि चौधरी बदमाश है। वह पति से बोली, पेट भर गया, आशिकी करते करते नहीं सुधरोगे तो एक दिन जान भी चली जाएगी। तेलू लाज के मारे घर से ही नहीं निकल रहा था। उधर झिंगूर से भी रहा नहीं जा रहा था। बहती गंगा में वह भी जल्दी से डुबकी लगा लेना चाहता था। एक दिन अकेली बहू से मन की बात कह ही दिया कि मैं अभी ही पता लगाकर आया हूँ कि तुम विधवा हो। अगर राज सबसे छुपा रहने देना चाहती हो तो मुझे खुश कर दो। बहू बोली, अरे यह बात किसी से कहने की क्या जरूरत है, मैं खुद तैयार हूँ। आज रात गांव से बाहर बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना, तुम्हें इतना खुश कर दूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। झिंगूर उसकी बात का अर्थ ठीक से समझ नहीं पाया। उसके मन में तो मोतीचूर के लड्डू फूट रहे थे। वह रात होने का इंतजार करने लगा। उसे आज दिन बहुत बड़ा लग रहा था, बिताए नहीं बीत रहा था। उधर वह अपने पति को भेजकर नथुनी नाई को बुलवाई और बोली, तुम मेरे मोहब भाई हो, तुमने खुद मेरे माता पिता के सामने मुझे स्वीकार किया है। अब आज बहन पर संकट आन पड़ा है, तुम्हें आज मेरी मदद करनी है। नथुनी बोला, तुम्हें बहन माना ही नहीं है, बल्कि तुम मेरी बहन हो। तुम आदेश करो, मुझे क्या करना है? जरूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। बहू बोली, तुम आज रात को एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा लेकर बरगद के पेड़ पर चढ़ जाना है। आधी रात के आसपास झिंगूर पेड़ के पास आएगा, तुम्हें निशाना लगाकर पत्थर उसके सिर पर गिरा देना है। जाहिर है ऐसा करने से उसका सिर फुट जाएगा, मगर उसकी चिंता तुम मत करना, क्योंकि जब तक उसके सिर से गंदा खून बाहर नहीं आएगा तब तक मेरे विषय में उल्टा सोचता रहेगा। मगर एक बार खून बाहर आ गया तो वह सुधर जाएगा। सुबह में एक काम और कर दो, एक अफवाह फैला दो कि लोड़ा के पत्नी के सिर पर एक जिन सवार है। जो भी उसका बुरा सोचता है, जिन उसका सिर फोड़ देता है। 2 बार ऐसा किया है, मगर तीसरी बार जिन किसी को माफ नहीं करते, कुनबा का कुनबा साफ कर देते हैं। नथुनी ने ठीक वही किया जो बहू ने बताया था। आधी रात में वह बरगद पर चढ़कर बैठ गया। झिंगूर काम से पीड़ित हो उस पेड़ के पास गया तो उसने निशाना लगा पत्थर गिरा दिया। झिंगूर वहां से जान बचाकर भागा। पत्थर लगने से खोपड़ी लहूलुहान हो चुकी थी, किसी तरह छुप छुप कर इलाज करा रहे थे। दूसरे दिन नथुनी गांव में खबर फैला दिया कि लोडा के सिर पर एक जिन सवार रहता है, उसका जो भी बुरा सोचता है उसका सिर फोड़ देता है। 2 बार ऐसा कर चुका है, मगर जिनका नियम है कि 2 बार ही माफ करता है, उसके बाद तो कुनबा का कुनबा साफ कर देता है।
सुबह में जब यह बात तेलू की पत्नी सुनी तो वह समझ गई चौधरी और झिंगूर उसके साथ गलत सोच रखते हैं, इसीलिए जिन ने सिर फोड़ दिया है। अब इन बदमाशों के साथ हमें नहीं मरना, इसलिए इन्हें घर में बंद करके रखो। दोनों को पत्नियों ने अपने पतियों को घर में कैद कर लिया था। गांव में जिसने भी सुना कि लोड़ा के पत्नी के ऊपर जिन्न है तो उन्हें अपने सही रिश्ते की याद आ गया कि बीवी चाहे बुड़बक की हो या चालाक की, वह पूरे गांव की भाभी नहीं होती, बल्कि रिश्ते में जो लगती है वही होती है। लोड़ा की पत्नी के तरफ फिर किसी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। मित्रों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि स्त्री को डरकर नहीं बल्कि डटकर रहना चाहिए, तभी तेलू जैसे लोग सुधरेंगे, फिर कभी किसी स्त्री को गंदी नजर से नहीं देखेंगे। मित्रों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपको कभी कोई कष्ट ना दे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद आपका।